चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल्स। तो हम ट्राइंगल्स के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, सब कुछ। और सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ ट्राइंगल्स के बारे में, प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, फॉर्मूलेज बता देता हूँ। फिर उसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, बाकी आप जो मेरे मॉक टेस्ट है उनको देखा करें। ठीक है, क्योंकि इस मैथ में क्या दिक्कत है कि हम सिर्फ थ्योरी थ्योरी टीचर से पढ़ लेते हैं, और जो टीचर्स पढ़ाते भी हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे ये फॉर्मूले हैं, ये ट्राइंगल्स हैं, इनमें ऐसे लगेंगे। लेकिन आप जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे, जब तक आपको पता है कि आपका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो क्वेश्चंस जरूरी हैं करने। और मैं तभी मॉक टेस्ट वीडियो बनाता हूँ, जिससे कि आप क्या करें, पहले उस क्वेश्चन को पोज करें मुझे करने से पहले, और फिर आप खुद ट्राई करें उन क्वेश्चन को करने की। अगर आपका क्वेश्चन हो जाता है तो आप आगे बढ़ जाइए, अगर नहीं होता है तो उसका सोल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हम ट्राइंगल्स के बारे में पहले देखते हैं हम ट्राइंगल्स होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो हम ट्राइंगल देखते हैं। एक ट्राइंगल होता है ये, जिसे कहते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल। और दूसरा ट्राइंगल होता है ये, जिसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और तीसरा जो होता है वो होता है ये, जिसकी दो साइड इक्वल होते हैं, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल। और चौथा होता है ये, जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती हैं। ठीक है, जिसकी तीनों साइड ही अलग अलग होती हैं। तो पहले हम करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बात। पहले हम करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बात। तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मान लेते हैं इसको, ए बी और सी, ए बी सी, वो होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, और इसके जो एंगल्स होते हैं, टोटल जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। और ट्राइंगल में टोटल एंगल आपको पता है 180 होता है, सबके 180 डिग्री होते हैं टोटल। ठीक है, अब इस ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। ए बी और सी, ये होता है 90 डिग्री का। इसका एरिया होता है हमारे पास हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, और इसे कहते हैं हम, ये जो साइड्स हैं मान लेते हैं ए साइड, बी साइड और सी साइड। तो यहां पर इसमें जो थ्योरम लगती है ना, वो लगती है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। यानी वो क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब एच क्या है, एच है हमारे पास बी, पी क्या है ए, और सी क्या है, बी क्या है सी। ठीक है, ये 90 का होता है। अब देखो, अगर ये दोनों एंगल 45 डिग्री और 45 डिग्री के होंगे, तो ये साइड और ये साइड बराबर होंगी। ठीक है, अगर 30-60 के होंगे तो अलग अलग होगी। ठीक है, अब देखते हैं इस ट्राइंगल के बारे में, ए बी और सी, जिसकी दो साइड्स तो बराबर होती हैं, ए ए मान लेते हैं, और ये साइड अलग होती है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, इसका भी हाफ बेस इंटू हाइट होगा। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर एक ही अंतर है कि यहाँ पर जो हाइट है वो अब हमारे पास, यहाँ पर जो हाइट है वो हमारे पास ये होगी, ये हाइट। ठीक है, ये हाइट होगी हमारे पास। तो इसमें हाफ बेस क्या होगा, ये बेस पूरा, ये वाला पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक बेस।
ये बेस होगा और ये हाइट होगी ये वाली, तो एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। और जो इसमें जो ये दो एंगल है ना, ये दो एंगल, ये और ये दोनों सेम होंगे और ये अलग, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं, ये जिसकी साइड, तीनों साइड ही अलग अलग है, ए बी और सी, ये साइड और ये साइड तीनों ही अलग है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला होता है, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये ए, ये बी और ये सी। अब ये देखो, अब एरिया निकालने के लिए एरिया जो होगा वो होगा रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। पहले हम एस की वैल्यू निकालेंगे और एस की वैल्यू यहां पर रखेंगे, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है ना आपके सामने, ये वाला फॉर्मूला, ये यूनिवर्सल है, इसी से ही ये सारे फॉर्मूले बने हैं। ये एक बेस है एरिया का, ट्राइंगल के एरिया का जो फॉर्मूला है, बेस है, ठीक है। इसको आप कहीं भी लगा सकते हो, इस ट्राइंगल में लगा दो, इस ट्राइंगल में लगा दो, इसमें लगा दो, इसमें लगा दो, किसी में लगा दो, ये एक बेस है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि इसकी और प्रॉपर्टीज जानेंगे। तो आगे चलते हैं हम, तो देखो, नहीं देखो, एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, जो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसमें जो ये प्रॉपर्टी है, ये इसके कुछ वो होते हैं हमारे पास ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स का मतलब क्या समझते हो आप, कि ना अगर देखो, अगर एक साइड 3 है, एक साइड 4 है, तो तीसरी साइड 5 होगी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 3 है, ये 4 है, तो हाइपोटेन्यूज 5 होगी ही होगी, ठीक है। ये होते हैं ट्रिपलेट्स। अगर आप लोग याद रखना चाहो तो याद रख लो, क्योंकि काम आएगा, क्या पता जैसे कि क्वेश्चन में ना दिया गया हो कि राइट एंगल ट्राइंगल एक क्या चीज है, तो आप तो सीधा इसको देखकर आप यही समझोगे कि नहीं, ये तो ये ट्राइंगल है, ठीक है, साइड अलग अलग है, लेकिन नहीं, ये वाला ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपका जो आंसर है वो स्पीड से आएगा, ठीक है। जैसे 3 4 5, और एक ऐसे ही होता है हमारे पास 5 12 और 13, 7 24 और 25, ठीक है। ये मैं कैसे कर रहा हूँ, यहाँ पर रखे, अगर ए और बी की वैल्यू, ए और सी की वैल्यू पता है हमें, तो बी की वैल्यू पता चल जाएगी हमें। यानी अगर हमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पता है, तो हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमें ये दोनों की वैल्यू पता है, तो इसकी वैल्यू पता लगी, इन दोनों को पता है, तो ये ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है। अगर इनकी ये वैल्यू है तो यही वैल्यू रहेगी। तो 1 मिनट रुको, एक और होता है हमारे पास 8 15 17, 8 15 और 17। बाकी ये बहुत सारे हो सकते हैं, आगे जाते जाओ, पर ये तो आपको याद ही रख लो, क्योंकि 3 4 तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत बड़ा आता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम और इनके बारे में समझेंगे। तो अब करते हैं हम एंगल्स की बात, ठीक है। तो एंगल्स की बात करते हैं हम, तो मैं ट्राइंगल बना देता हूँ आपके लिए। तो अगर हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, हमारे पास ये है ए, ये है बी और ये है सी। यहाँ पर एंगल है हमारे पास, मान लेते हैं ए, और ये एंगल है हमारे पास बी, और ये एंगल है हमारे पास सी। एक लाइन ड्रॉ करी हमने, इसके बाइसेक्ट मतलब बी के एंगल को काटते हुए, आधा आधा काटते हुए, ठीक है। और यहाँ के सी के एंगल को आधा काटते हुए एक लाइन ड्रॉ करी, जिस पर एंगल बन रहा है हमारा ये, इसको मान लेते हम एक्स, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि जो ये एक्स एंगल है, ये एक्स एंगल की जो एक्स एंगल हम निकालना है, वो 90 डिग्री प्लस एंगल ए अपॉन 2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ये एंगल होगा ना, ये एंगल जो भी होगा, मान लेते हैं ये एंगल है
70 डिग्री, ठीक है। तो 90 प्लस 72/2 क्या हुआ, यानी 90 प्लस 35, यानी 125 का एंगल होगा ये, सीधा सिंपल, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो एक और लाइन बनाता हूं मैं आपके लिए। अगर ऐसे है और अगर ऐसे है, फिर ऐसे है और फिर ऐसे, अगर ये है आपके सामने और एंगल से हमारे पास ए बी सी, एंगल्स मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होंगे। ये मान लेते हैं 36 होगा, ये मान लेते हैं 90 डिग्री होगा, और ये मान लेते हैं हम 21 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो, जो ये एक्स होगा ये वाला एंगल, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 36 प्लस 21 प्लस 19। एक्स की वैल्यू क्या हुआ हमारे पास, ये एंगल 36 डिग्री, सॉरी 76 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो ये वाला एंगल, यानी एक्स की वैल्यू आई हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर ये ऐसा ऐसा ट्राइंगल बने तब एक्स की वैल्यू, ये नहीं कि ये वाला, ये अगर यहाँ पर ऐसे लाइन खींच दी हमने तो ये तो फिर पूरा एंगल बी हो जाएगा, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला, सिर्फ ये वाला, ठीक है, ये वाला। और अगर एंगल बी को ये बाइसेक्ट कर रहा है तो फिर ये वाला, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बाइसेक्ट की बात, बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई एंगल है उसको आधा काट रहा है, यानी अगर एंगल बी मान लेते हैं 38 है तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये, अगर ये 19 है तो ये बाइसेक्ट कर रहा है। अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा सा 90 प्लस 36/2 कर देते हैं, यानी 90 प्लस 18, 108 डिग्री का एंगल, सिंपल। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा होता तो अलग अलग बातें हैं, अलग अलग चीजें ध्यान रखना, ठीक है। और देखते हैं हम आगे क्या होता है। देखो मैं आपको एक और चीज बना के बताता हूँ, वो थोड़ी सर्किल में भी है ट्राइंगल में भी है, देखो दोनों दोनों काम आ जाएंगे। तो पहले आपको सर्किल बना देता हूँ। एक सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है, इसकी टेंजेंट है हमारे पास, मान लेते हैं ये इसकी एक टेंजेंट है, ये और ये वाली, ये वाली, ठीक है। तो अब देखते हैं, मैंने आपके लिए परफेक्ट बना दिया। और एक और लाइन खींचते हैं हम यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक एक और लाइन खींचते हैं हम बीच में से, यानी यहाँ से और सीधा यहाँ तक। पहले यहाँ से यहाँ तक खींच लेते हैं, देखो अब इसमें कितने सारे ट्रायंगल बन गए, ठीक है। तो अब मैं इनको नाम दे देता हूँ, ए बी सी ओ, और इसको आई दे देते हैं, ठीक है, आई। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज देखो, जो एंगल जो आई है ना, आई एंगल, वो होगा हमारे पास 90 प्लस A/2, यही वाला सेम आपने सोचा था, नहीं लेकिन है, देखो ये जो एंगल बी और सी है ना, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये आई लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है। अगर बाइसेक्ट कर रही है इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल आई है वो ए के बेसिस पर ये एंगल 90 प्लस A/2 होगा, ठीक है। और देखते हैं, अब एंगल ओ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक और ट्रायंगल बनाएंगे हम। अब ये जो एंगल ओ है,
ये जो एंगल ओ है वो क्या होगा, वो होगा 90 माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या है कि क्वेश्चन जब आप करते हो ना तो उसकी जो एक्यूरेसी है, उसका टाइम है, उस सब कुछ इंक्रीज कर देता है। मतलब टाइम को तो डिक्रीज कर देता है, एक्यूरेसी को बढ़ा देता है, और आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अगर आप इन सबको याद रखोगे तो। और बता देता हूँ आपको, और जो एंगल आई और ओ है, जो एंगल आई और एंगल ओ है, वो मिलाकर 180 डिग्री होता है। क्योंकि ये देखो ना आप, ये बन गया ना, एक क्वाड्रिलेटर बन गया है, तो दो साइड अपोजिट, दो साइड हुए 180 डिग्री की होंगी। ठीक है, और देखो ये एंगल दोनों बराबर होंगे, ये वाले और ये। ठीक है, आप इसको पूरा देखो, पूरा इस डायग्राम को देखो, और इसमें बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अब इन चीजों का ध्यान रखना। अब आते हैं हम सिमिलर की प्रॉपर्टीज पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिमिलर की जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि जितने मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं, सिमिलर का जो प्रॉपर्टीज है वो आई है, पक्का ही आई है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो बल्कि दो दो बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। तो देखो सिमिलर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ये, एक ट्राइंगल है ये। ठीक है, अब ये दोनों का शेप और साइज सेम नहीं है, ये थोड़ा बड़ा ट्राइंगल, ये थोड़ा छोटा ट्राइंगल। लेकिन ये दोनों अगर मान लेते हैं कि अगर इन दोनों को ऊपर नीचे लाया जाए, अगर इन दोनों को ऊपर नीचे लाया जाए, ठीक है, जैसे कि रुको 1 मिनट रुको, कैसे करूं मैं इसको, ऐसे देखते हैं। ठीक है, अगर इसको ऐसे लाया जाए, ऐसे, तो ये दोनों शेप में बिल्कुल सेम होंगे, लेकिन साइज अलग है, एरिया अलग है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आप। तो दो ट्राइंगल हैं, तो देखो सिमिलर की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। जो ट्राइंगल पहला है, ए बी और सी, पी क्यू आर, प्रॉपर्टीज होंगी जो पहले ट्राइंगल का एरिया है, ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी पी क्यू का स्क्वायर, बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये सीधा सीधा लगती है, बिना कुछ, सीधा क्वेश्चन पूछेगा, बताएगा ये दिया गया है, ये निकालो, ये दिया गया है, ये निकालो, ये दिया गया है, ये निकालो, ये दिया गया, ये दिया, सब कुछ सिंपल इस प्रॉपर्टी में दे दिया जाएगा, ये दिया गया है, ये निकालो। और सब देखो इक्वल टू में है, ये बात ध्यान रखना, इक्वल टू में सब एक दूसरे के बराबर है। ये स्क्वायर्स का ध्यान रखना, बस स्क्वायर्स का, कभी स्क्वायर में गड़बड़ी हो जाती है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। और ये तो हो गया हमारे पास सिमिलर का, ये हो गया हमारे पास सिमिलर का। अब आते हैं हम कॉन्ग्रुएंट पे, यानी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आसान होता है, और इसके बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछते भी नहीं है इसे एसएससी। ठीक है, ये क्या होता है कि दो ट्राइंगल है, और दोनों सेम शेप साइज, बस नाम अलग है, इसका नाम ए बी सी और इसका नाम पी क्यू आर, बाकी सब कुछ सेम, नाम अलग, काम सेम, बिल्कुल दोनों साइज शेप में, एरिया में, ठीक है, पैरामीटर में, साइड्स में, सब कुछ सेम।
ठीक है। तो इसलिए इसे किसके बारे में ज्यादा पूछती नहीं एसएससी, बस इस फॉर्मूले के बारे में सबसे ज्यादा पूछती है। तो इसके बारे में तो आएगा आएगा, एक क्वेश्चन तो पक्का है, बाकी 2 क्वेश्चन हो, वो 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं हम। अब आते हैं हम ऑर्थो सेंटर या फिर कह लो सरकम सेंटर। ठीक है, तो ये देखो, अगर ट्राइंगल ऐसा हो, मान लेते हैं ये ट्राइंगल है हमारे पास, ये ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, और इसके अंदर एक सर्किल हो, इसके अंदर एक सर्किल हो, इसके अंदर एक सर्किल हो, ये सर्किल भी, एक मिनट, इसके अंदर एक सर्किल हो, हाँ ये ठीक है, इसके अंदर अगर एक सर्किल हो, और हमसे पूछा जाए कि इस सर्किल की रेडियस बताओ, इस सर्किल की जो ये सेंटर है, इससे ये जो है, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू यानी रेडियस, आर की वैल्यू बताओ। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। अब कैसे निकालेंगे? तो देखो, एक फॉर्मूला होता है, एन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एरिया इज इक्वल टू आर एस। अब ये एस क्या है? आर तो रेडियस है, ये वाला ये ट्राइंगल की वो है हमारे पास एरिया। ये एस क्या है? ये एस वही है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, जो कि ट्राइंगल में जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती है वो एरिया में यूज होता है, जो एस वो वाला ऐसे ही। तो आपको सीधी ये रेडियस की वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, और देखो, और अगर ये इक्वलेट ट्राइंगल है, अगर ये इक्वलेट ट्राइंगल, ये वाला अगर इक्वलेट ट्राइंगल है, तो आर की वैल्यू होगी हमारे पास एच अपॉन 3। ठीक है, हाइट ये वाली पूरी। ठीक है, और अगर मान लो कि ये तो अब की बार तो ये अंदर है सर्किल, और अगर ये बाहर होता तो, ठीक है, यानी अगर ये सरकम सेंटर, अगर इसका सरकम सेंटर सर्किल है जो, उसका सेंटर अंदर ट्राइंगल होता और बाहर सर्किल होता। जैसे कि ये देखो, ये सर्किल है, यहां से ये सर्किल है, और ये ट्राइंगल है। ठीक है, अब बताओ, अब सर्किल की रेडियस बताओ। मान लेते हैं ये और ये। ठीक है, अब इस देखो, यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर सी, ये रेडियस, ये रेडियस, और ये रेडियस। अब बताओ सर्किल की रेडियस। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, ए बी सी अपॉन 4R। ठीक है, रेडियस ए बी सी जो ये है, ए बी सी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाला। ठीक है, लेकिन अगर दूसरी बात ध्यान रखना, अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो रेडियस कैसे निकालोगे? तब तो आसान है, क्योंकि एक सर्किल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का है, तो ये वाली जो साइड है हाइपोटेनियस, वो डायमीटर बन जाती है, क्योंकि डायमीटर पर ही ये एंगल 90 का बनेगा, बाकी 90 का नहीं बनेगा कोई सर्किल के अंदर कोई ट्राइंगल। ठीक है, तो डायमीटर होगी जो उसका आधा रेडियस। ठीक है, ये बात और ध्यान रखना। और एक और है, वो सेंट्रोइड वाला, मतलब ट्राइंगल का सेंट्रोइड, मतलब जो बीच का हिस्सा। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, तो इसका ये बीच का हिस्सा मान लेते हैं यहाँ पर है, जिस पर ये लाइन ये क्रॉस हो रही है, ये लाइन ये क्रॉस हो रही है, और ये लाइन ये क्रॉस हो रही है, ये बीच हिस्सा है, बीच का हिस्सा है।
ठीक है। तो ये 2:1 में डिवाइड होता है, अगर ये सी है, ये ए है, ये बी है, तो ए सी अपॉन सी भी 2/1 होगा, यानी 2:1। बस ये बात ध्यान रखना, छोटी सी बात है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर, आपको क्वेश्चंस करके दिखाता हूं, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। और ये जो सारे मैंने फॉर्मूलेज बताए हैं, देखो ये वाले, ये वाले, ये वाले और ये वाले, ठीक है। तो इनको ज्यादा ये नहीं कि इतने सारे फॉर्मूले, ठीक है, कई फॉर्मूले पता है, अगर आप इनको देखोगे या फिर इन क्वेश्चंस करोगे, तो एक से दूसरे की तरफ जाने में बहुत कठिनाई नहीं है कि आप इनको फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। कई फॉर्मूले ऐसे हैं जो एक फॉर्मूला आता है तो आप 1 2 3 4 4 फॉर्मूले एक्स्ट्रा बना लेते हो खुद से, ठीक है। आप जब क्वेश्चंस करते हो तो आपको पता चलेगा कि फॉर्मूले आए कैसे, कहाँ से आए, ठीक है। और कई बार तो आप खुद कर लोगे फॉर्मूले को, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस पर आते हैं हम, और इसमें से कई फॉर्मूले तो ऐसे हैं जो हम खुद खुद कर लेते हैं कई बार। अगर क्वेश्चन करो आप, तो आपको ध्यान होगा कि हम कई बार ऐसे लाइन खींचते हैं और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो इसका डबल कर दिया तो ये पूरा ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब डबल करने पर जो वैल्यू आई उसका फॉर्मूला बन जाता है, वैल्यूज को बी लेट कर लेते हैं और वहां पर फॉर्मूला फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। तो आप ज्यादा ये दिक्कत ना लें कि इतने सारे फॉर्मूले याद कैसे होंगे। आप अगर 2 3 फॉर्मूले याद कर लोगे तो धीरे 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 वो एक के ऊपर एक आपको याद होते ही जाएंगे कि ये कैसा आया, अब ये कैसा आया, अब ये कैसा आया। बाकी मेन है आप क्वेश्चंस कितने करते हो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आपके दिमाग में, उतना ही जो डाउट है वो क्लियर करता होता चला जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्राइंगल एबीसी ओ इज द इन सेंटर एंड बीओसी 129 डिग्री, द मेजर ऑफ बीएसी इज, देखो हम ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। एक ट्राइंगल है एबीसी, ए बी और सी, ठीक है। ओ इज इन सेंटर, तो बी ओ और सी ये कितना है 129 डिग्री। हमें पूछा है जे एंगल, ठीक है। तो हमने क्या फॉर्मूला देखा था कि जो ये एंगल ओ है वो क्या होता है, अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो देखो ये बाइसेक्ट कर तो रहे हैं, इन सेंटर है। अगर ये इन सेंटर तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो एंगल है और ये दोनों एंगल ये एक दूसरे को काट रहे हैं बराबर में, ठीक है। अगर इन सेंटर है तो इन सेंटर है तो करते हैं एंगल ओ इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए अपॉन 2, यही तो फॉर्मूला था, ठीक है। तो लगा दो ये वाला फॉर्मूला, एंगल ओ 129 माइनस 90 इंटू 2 इज इक्वल टू एंगल ए, ये वैल्यू आई हमारे पास 39 इंटू 2 78। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, AD is the median of triangle ABC. G is the centroid of triangle ABC. If AG is equal to 14 centimeter, then what is the length of AD? तो फिर से एक ट्रायंगल बनाते हैं हम, एक ट्रायंगल बना लिया। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आप क्वेश्चंस को पढ़ो और दिमाग में सोल्व करो कि ये होगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट आंसर कर दो, ठीक है। जिससे कि टाइम तो बचेगा ही बचेगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है वहां पर पेन कॉपी लेकर लग जाओ ये सब करने, ठीक है। ए बी और सी, एडी मीडियन, इसका मतलब ये हुआ ये आधा काट रहा है बीसी को, ठीक है। जी इज द सेंट्रोइड, यहां पर ये जी है, जी। तो अब ये जी होता क्या है, यानी जो सेंट्रोइड वो होता क्या है, सेंट्रोइड वो होता है कि जब यहां से लाइन जाए तो इसको काटे, यहां से लाइन जाए तो इसको काटे, ठीक है, बराबर। ये भी 1:1 में है, ये भी 1:1 में है और ये भी 1:1 में है, ठीक है। आधा आधा काट रहा है एसी को, बीसी को और एडी को, ठीक है। और यहाँ पर जो मेल मिलाप होगा, जो जी है वो है हमारे पास सेंट्रोइड। और अभी मैंने एकदम अलग से जो करवाया था कि आप ये ध्यान रखना कि अगर जी सेंट्रोइड है, बीच में है और ये आधे लाइन काट रहा है, तो ये 2:1 में डिवाइड होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए जी 2 है तो जी डी 1 होगा, ठीक है। तो अब ये बता दो कि अगर ए जी 14 है तो जी डी कितना होगा,
7। सिंपल। देखो अगर ये 14 है, ये 14 है, इसका आधा ये 7 है, हमें पूछा है ए और डी, बता दो कितना होगा, 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। mx is the median of triangle MNO. Y is the centroid of MNO. If yx is equal to 12 centimeter, then what is the length of mx? ले फिर से यही क्वेश्चन, अब की बार इसने तुरंत ऊपर नीचे कर दिया वो। ठीक है, अब की बार इसने क्या कहा है, अब की बार इसने सिंपल सा ये कहा है कि अब की बार इसने इसकी वैल्यू दे रखी है 12, इसकी वैल्यू क्या होगी 24, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी 36। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल है बीसी के, ठीक है, इन सच अ वे दैट ADB and AEC are equal. If ACB is equal to 40 degree, then DAE plus ADE. तो देखो एक ट्राइंगल है ये वाला, इसमें एक लाइन है ये वाली, इसके हम नाम दे देते हैं ए बी और सी। जो BC के पैरेलल है वो है DE। ये बन गया हमारा ट्राइंगल। अब इसने क्या कहा है देखो, एंगल जो C है वो है हमारे पास 40 डिग्री। अब ये बात बताओ क्या एंगल E भी 40 डिग्री नहीं होगा? आपने वो नहीं पढ़ा, दो लाइन है पैरेलल है, एक लाइन ऐसे गई काटते हुए गई, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ठीक है, और ये एंगल बराबर है। ठीक है, अब ये जो एंगल आपस में है ना, ये बराबर होंगे क्योंकि दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को, दो पैरेलल ने एक लाइन उसको काटते हुए जा रही है। इसका मतलब ये होगा जैसा पहली लाइन पे एंगल बन रहे हैं वो वैसा ही दूसरी लाइन पे एंगल बनेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये तो आपने शायद 10th या 12th में तक पढ़ लिया होगा, 10th में ही पढ़ लिया होगा ये तो। ठीक है, और देखो अब इसने सिंपल सा कहा एंगल ए और एंगल डी की वैल्यू बता दो, एंगल ए प्लस एंगल डी। क्या आसान नहीं है ये वाला? कैसा आसान नहीं है? देखो तीनों ट्राइंगल 180 के हैं, एक की एंगल की वैल्यू हमें पता है, इन दोनों की नहीं बता सकते। 180 में से 40 माइनस कर दो, कितने बचे 140। सिंपल है, अगर एक की पूछता तो कठिनाई होती थोड़ी बहुत। ठीक है, अभी दोनों की पूछ रहे तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है क्यूआरपी के और एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ क्यूआरपी 9/4 है, AB 18 है और BC 15 है, देन द लेंथ ऑफ PR। तो ये देखो क्या करें हम, 9/4 ये है एरिया इज इक्वल टू वही फॉर्मूला लगेगा जो मैंने अभी जस्ट पीछे बताया सिमिलर का, जो कि मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता ही आता है, तो इसमें भी ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू AB अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन RP, PR मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर PR आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इज इक्वल टू AC अपॉन QP। अब ये देखो हमें BC की वैल्यू पता है, हमें इन दोनों की वैल्यू पता है, कि हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते? कैसे? ये देखो ये स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये स्क्वायर है यहाँ पर, यानी 9/4 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। कितना हुआ? नहीं, अब स्क्वायर नहीं लगाए क्योंकि यहाँ पर हम रूट लगा दें तो ये तो स्क्वायर पता है हमें, छोटी वैल्यू है, यानी BC की वैल्यू क्या है 15 अपॉन ये हो गया PR का स्क्वायर। दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट लेंगे, कितना आया 3/2 इज इक्वल टू 15 अपॉन PR। PR की वैल्यू क्या हुई हमारे पास 10। सिंपल है, अभी इतना ज्यादा कुछ करने का ताम झाम की जरूरत है नहीं, सीधा आप ये लिखो कि आपको पता है 9 और ये 4 इनका स्क्वायर रूट निकलेगा,
3/2 इज इक्वल टू 15/PR। सिंपल, काम खत्म। PR की वैल्यू 10, बस। टाइम बचाना है तो ठीक है, ये सब करने की उसमें लिखने की जरूरत है नहीं। इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC touch the side BC at D. If AB is equal to 10 centimeter and AC is equal to 14 centimeter, then what is BD ratio BC? तो ये देखो, एक ट्राइंगल है, हमने मान लिया एक ट्राइंगल है भाई, ये एक ट्राइंगल है, नाम देते हैं इनको A, B और C। अब ये जो BAC है, ये कट्स द साइड BC एट D, यानी ये आधा एंगल, इसका मतलब ये हुआ, बाइसेक्टर का मतलब ये होता है इसका आधा, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, आधा कर दिया एंगल को, और यहाँ डी पर ये काट रहा है। ठीक है भाई, आगे क्या कहा इसने, इफ ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ए सी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। बी डी रेशो बी से निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि ये रेशो ये निकालना है। ठीक है, अब देखो, ये ध्यान रखना कि जब यहां से एंगल कोई बाइसेक्ट होता है, जैसे मैं पिछली बार बताया था आपको कि बाइसेक्ट में ध्यान रखना, बाइसेक्ट और सेंट्रोइड ये अलग अलग चीजें हैं। अगर बाइसेक्ट नहीं कर रहा तो क्या होता है, बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या होता है। ठीक है, तो अगर ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी अपॉन ए सी है ना, वो बी डी अपॉन बी सी है। ठीक है, ये रेशो है, इन दोनों लाइन का रेशो इन दोनों लाइन के बराबर है, क्योंकि ये आधे में इसको काट रहा है। ठीक है, तो ए बी क्या है हमारे पास 10, ए सी 14, तो कितना होगा हमारे पास, यहाँ पर ये डी सी है, डी सी। ठीक है, ये डी सी, ठीक है, डी सी ध्यान रखना, डी सी, ये और ये। ठीक है, अब देखो, ये हो गया हमारे पास 5/7, 5/7, बी डी अपॉन डी सी। तो हमें निकालना है बी डी और बी सी। देखो यहाँ इसने ये कंफ्यूज कर दिया, इन पे छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना। ठीक है, ये नहीं पूछा ये 5/7, ये पूछ रहा है बी डी अपॉन बी सी पूछ रहा है। तो बी डी तो हमारे पास ये दोनों मिलकर कितने हुए, 12। तो ये हुआ हमारे पास, एक क्या है 5, मान ले ये 5 है, ये 7 है, दोनों मिलकर ये 12 है, तो ये और ये कितना हुआ 5/12। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर ये इसने कंफ्यूज कर दिया है, ये नहीं पूछा ये पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें डायग्राम गिवन है, इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल टू 8, ए बी इक्वल टू 8 रख लेंगे, ए सी इक्वल टू 17, ए सी इक्वल टू 17 रख लेंगे। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए डी, सिंपल सा बात है, इसका वो करना है, हमें बाइसेक्ट है, देखो ये 90, ये 90। ठीक है, अब देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि अगर आप ये बातें ध्यान रखते तो अभी के अभी आपको पता चल जाता कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। कैसे, ये राइट एंगल ट्राइंगल, अब आप इसको सोल्व करोगे कौन से फॉर्मूले से, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। इसमें आप वैल्यू रखोगे, इसको सोल्व करेंगे, टाइम लगेगा। कुछ ऐसे ट्रिपलेट्स हैं जो आपको याद रखते हैं, आपको तुरंत पता चल जाएगा अगर ये 8 है, ये 17 है, तो ये कितना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना, 3 4 5 5 12 13 7 24 25 और 8 15 और 17 और बाकी ऐसे। ठीक है, आप ये 4-5 तो याद कर लो, क्योंकि ज्यादातर ना इसमें ही पूछता है, इसमें ही बस, जिससे कि आपका टाइम खर्चेगा अगर आपको ये नहीं पता तो। ठीक है, तो हमें तुरंत देखते पता चलेगा, अगर ये 8 17 है तो ये तीसरी साइड 15 है। ठीक है, ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर होती हैं और ये होती है हाइपोटेन्यूज। तो अब देखो, ये दोनों साइड हमें पता है, इसका मतलब ये हुआ कि हम ए सी को लिख सकते हैं ए डी और डी सी, यानी अगर इसको लिख सकते हैं हम, अगर इसको हम मान लेते हैं एक्स,
तो ये हो गया हमारे पास 17 माइनस एक्स। अब डायरेक्ट इसको पाइथागोरस थ्योरम में रख दो, वैल्यू आ जाएगी। करते हैं हम, देखो तो क्या करते हैं हम, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी को क्या लिख सकते हैं हम, ये हो गया हमारे पास। अगर हम यहां पर इसको वैल्यू रखेंगे ना, तो यहां पर इसकी वैल्यू नहीं निकले, क्योंकि ये तो ए सी वैसा का वैसा आ गया ना, 17 लिख देंगे इससे अच्छा। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे, उनकी वैल्यू देखो, यानी हम लिख सकते हैं हम बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए बी का स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन बनेगी हमारे पास दूसरे ट्राइंगल की, ये वाले ट्राइंगल की, ठीक है, ये वाले ट्राइंगल। तो यहाँ पर बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। अब ये देखो, यहाँ पर भी बी डी और यहाँ पर भी बी डी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बी डी इक्वल टू अगर ए बी माइनस ए डी स्क्वायर है और बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी माइनस डी सी स्क्वायर है, तो ये दोनों इक्वल टू नहीं हो जाएंगे। कर देते हैं इक्वल, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। रखो वैल्यू, 8 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर क्या होगा 15 का स्क्वायर माइनस 17 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू आएगी हमारे पास 3.76 के समथिंग। अब मैंने एकदम से क्या किया, आपको लगा होगा कि मुझे ये पहले से याद था, या फिर मैंने क्वेश्चन पहले से किया होगा तो मुझे कोई आंसर याद है तो मैंने इसको छोड़ दिया यहाँ से। नहीं, तब आप क्वेश्चन करते हो ना, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें पता चलती हैं कि मैं इस चीज को तुरंत कैसे कर पाऊंगा, लेकिन ये तभी पता चलती हैं जब आप क्वेश्चंस को इतने सारे कर लो कि आपको अलग अलग चीजें जानने को मतलब जिज्ञासा हो कि यार कुछ और अलग जानना हो, जिससे कि और स्पीड से हो। तो देखो, जो हमारे पास ए बी का स्क्वायर होता है ना, वो इक्वल टू होता है ए डी इंटू ए सी। अब ये बात मुझे तब पता चली जब मैं क्वेश्चन कर रहा था, ठीक है। तो अब ये देखो, ए बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी क्या है हमारे पास, हमें हमसे पूछा है, और ए सी क्या है हमारे पास 17। सिंपल सी बात है, 64 को 17 से डिवाइड कर दो, वैल्यू आई 3 के समथिंग, और 3 के समथिंग वैल्यू आते ही मुझे पता चल गया कि ऑप्शन में 3 सिर्फ इसके है। तो मैंने 0.76 खुद से लगा दिया, क्योंकि यही होती है मेंटल एबिलिटी। आप जब तक ऑप्शंस को देखकर उनसे नहीं सीखोगे तब तक आप करते रह जाओ सॉल्यूशन, लाते रहो पॉइंटों में आंसर, और करते रहो 2 की टेबल, 4 की टेबल, 6 की टेबल याद। ठीक है, मुझे पता है कि ये 17 3 से जाएगा, बस मुझे इतना पता होना चाहिए। बाकी मुझे ऑप्शन की तरफ देखो, 3 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, डायरेक्ट 3.76 लो। अब आपने सोचा होगा कि ये पॉइंटों में 76 भी कैसे लिया है, इसे इतनी ज्यादा कैलकुलेशन कैसे आई। नहीं, मुझे इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आती, लेकिन मैं ऑप्शंस का यूज करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू इज इक्वल टू 66 डिग्री and angle R is equal to 34 degree. P is a point on QR and S is a point between Q and T such that PS जो है वो परपेंडिकुलर है QR के, and PT is the bisector of QPR. What is the measure of SPT? तो ट्राइंगल बनाते हैं, जो जो ये कह रहा है वो करते हैं हम। ठीक है, ट्राइंगल बनाए कि यहाँ पर बना लिया, वैल्यू दे दी A B और C। ठीक है, अब देखो जो Q है ना, एंगल Q, सॉरी यहाँ पर पी क्यू आर है, पी क्यू आर। अब ये जो एंगल Q है वो 66 डिग्री है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एंगल जो R है वो 34 डिग्री है। ठीक है भाई, ये भी ध्यान रख दिया। और इसने ये कहा है कि T इज द पॉइंट ऑन क्यू आर। ठीक है भाई, T का कोई पॉइंट बना लेते हैं, ये रहा T। ठीक है,
एंड एस इज द पॉइंट ऑन बिटवीन क्यू एंड टी। ले यहाँ पर भी क्यू एंड टी के बीच में एस बना लेते हैं। और जो पी एस है, यानी जो ये पी एस है, ये जो पी एस है, ये जो पी एस है वो भाई 90 डिग्री एंगल पे काट रहा है, 90 डिग्री एंगल पे ये काट। ठीक है, अब देखते हैं। एंड पी टी इज द बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर। अब ये देखो, अब भाई पी टी बनाओ, ये जो पी टी है, ये पी टी है, ये जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को। इस ए जो पी क्यू एंगल है ना, इसमें ये अलग है और ये अलग है, ये आधा आधा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एस पी टी। तो ये देखो, ये यहाँ पे, ये यहाँ। तो आपको एक बात बताऊं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता क्या होता है? फॉर्मूला जो ये वाला एस पी टी जो है, वो इन दोनों का एंगल, एंगल क्यू प्लस माइनस एंगल आर कितना होता है? 66 माइनस 34 कितना हुआ? ये हुआ हमारे पास 32 अपॉन 2, 16। कैसे? ये देखो, एंगल क्यू माइनस एंगल आर अपॉन 2, ये होता है। तो सीधा रख दो 66 माइनस 32, 16 अपॉन 2, ये हो, सॉरी 32 अपॉन 2 इज इक्वल टू 16। अब ये आया कैसे, ये समझ लो। ठीक है, मैंने आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट क्यों कहा, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करते जाते तो आपको पता चल जाता कि ये भी होता है। क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले एक साथ याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप जब क्वेश्चन करते हो तो आपको माइंड में आ जाता है कि हाँ ये फॉर्मूला है। लेकिन अब पता है यहाँ पर क्या करना पड़ता, पहले हम इसकी वैल्यू निकालते, ठीक है, फिर हम इसकी वैल्यू निकालते, ठीक है, निकल जाएगी। अगर ये 90 है, ये 66 है, तो हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। हमें फिर इसकी वैल्यू भी पता चल जाएगी, इस बड़े वाले की। फिर क्या होता, अब जब इससे इसके, देखो आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूं मैं, इसको रेज कर देता हूं मैं। देख, जब आपको इससे इसकी वैल्यू मिलती ना, और इससे इस पूरे की वैल्यू मिलती, ठीक है, और इस पूरे की, इस पी पूरे की वैल्यू फाइंड करने के लिए जब ये 66 है, ये 34 है, तो ये 80 होता। ठीक है, अब पूरा 80 है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये वाला, ये 40 होगा, ये भी 40 होगा। ये वैल्यू फाइंड पता थी आपकी। जब ये वैल्यू आपको पता है और ये वैल्यू आपको पता है, तो ये वैल्यू नहीं निकल जाएगी 16। लेकिन इतना बड़ा झंझट अगर आपको करना है तो आप करिए, नहीं वरना आप ये याद करिए। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरह समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, AB is equal to AC, O is the point on BC such that BO is equal to CO, and OD is perpendicular to AB and OE is perpendicular to AC. If angle BOD is equal to 60 degree, then measure of angle AOE. तो देखो हम ट्राइंगल बनाते हैं फिर से। ये हमने बना लिया ट्राइंगल, नाम रख दिए ए बी सी। अब क्या है कि जो ए बी है वो ए सी की इक्वल टू, इसका मतलब ये पता चल गया कि भाई ये तो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ओ इज द पॉइंट ऑन बी सी, ठीक है, सच दैट बी ओ इज इक्वल टू ओ सी। इसका मतलब ये हो गया भाई इसका मिड पॉइंट। अब ये हो चुका है इसका मिड पॉइंट। ठीक है भाई, अब देखते हैं आगे। OD इज परपेंडिकुलर टू AB, ये वैल्यू क्या है हमारे पास, O। ठीक है, अब जो OD है वो परपेंडिकुलर है AB के। तो ये देखो, ये जो OD है वो परपेंडिकुलर कर दो AB के, और जो OE है वो परपेंडिकुलर कर दो AC के। एंगल BOD, एंगल जो BOD ये वाला एंगल है, ये है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है,
अब देखो ए और ई पूछा है, ए ओ ये वाला एंगल पूछा है, ये 90 डिग्री, ठीक है। अब ये देखो, तो अब ध्यान से देखो, हमें क्या क्या पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में। हमें ये पता है कि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, और हमें ये भी पता है कि ये 60 डिग्री देते के साथ बी एंगल पता लग जाएगा कितने का, 30 डिग्री का। ये 90, ये 60, तो ये 30। अगर अब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है भाई। अगर अब ये दोनों 30 है तो ये 120 होगा, ये भी देख लिया भाई। अब अगर ये 120 है तो ये 60 होगा और ये भी 60 होगा, ये भी देख लिया भाई। अगर अब ये 60 है तो ये 30 होगा। देखा आपको कैसे घूमना पड़ा, पर ये आसान था। देखो अगर आप इसको दिमाग में भी सोल्व करते ना, तो देखो ये पता लगता है, ये 30, ये दोनों 30, तो ये हुआ 120, आधा हुआ 60, ये 90 है, 60 है, 30, सिंपल। ठीक है, अगर आपको मेंटल एबिलिटी आपकी स्ट्रॉन्ग है, आप देखने से बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इन द गिवन ट्राइंगल CD इज द बाइसेक्टर ऑफ BCA, CD इज इक्वल टू DA। जो CD है वो DA के इक्वल टू है, यानी ये वाला और ये वाला बराबर है। ठीक है, यानी फिर से ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ठीक है, जो BDC है यानी D, जो D है वो 76 है। अब ये दोनों इक्वल ट्राइंगल हो गए भाई, हो गए। व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ CBD? CBD, अब ये देखो कि ये ट्राइंगल कितने का हुआ, ये एंगल, ये दोनों एंगल तो बराबर है, और ये दोनों एंगल भी बराबर हैं, ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम इस एंगल की वैल्यू निकालें, क्योंकि ये दोनों तो निकल जाएंगे आराम से। अब 180 में से 30, ये पूरा तो 180 है ना, 76 को माइनस करेंगे तो कितना हुआ, 104। यानी इसका मतलब ये हुआ CBD, सॉरी ये 76 है ये वाला, ठीक है, ये नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ, मैंने गलती से देख लिया था ये। ठीक है, ये 76 है और अब इसकी वैल्यू 104। अब ये देखो, अब अगर इसकी वैल्यू 104 है तो ये दोनों बराबर हो गए ना, तो ये कितने के हो गए, ये हो गए हमारे पास 76 का आधा करेंगे तो कितना हुआ, 38। ये एंगल हो गया 38 का, तो भाई ये भी एंगल हो गया 38 का। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा ये वाला एंगल, क्या नहीं पता लग जाएगा ये वाला एंगल? 76 प्लस 38 इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये हो गया 114। अब 180 में से 114 माइनस कर दो, वैल्यू आई 66। ठीक है, ये क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छा लगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।